honor to introduce a distinguished guest who has made significant contribution to the field of agricultural economics and statistics, Dr. Sajjad Abdullah Saraf, an Associate Professor, Division of Agri-Econ and Statistics, Faculty of Agriculture, Vadodara, Coast, Kashmir, with an impressive record of publications and authorship in numerous book chapters. Moreover, his mentorship has shaped the academic journey of countless MSc and PhD students. I invite Dr. Saraf to provide us all deeper understanding of the economics behind this unique agricultural enterprise. Please. Thank you very much. Thank you for introducing me so nicely. Though I'm not a guest, I believe I'm a host. Fine. So मेरा ये actually I have to be take you to the economics of mushroom production in a lucid manner. मुझे लगता है कि उर्दू में ही बात चल रही है, तो I will try to be lucid as far as possible. And in Urdu mostly, let it be a combination of both the language. मैं जो डील करूँगा इसमें, that will be economics part of mushroom production, fine, और cultivation. तो उसमें क्या है कि मेरा focus होगा what sort of cost और involved, कौन-कौन सी cost mushroom production में होते हैं और कौन-कौन से किस तरह से हम returns ले सकते हैं, और eventually हमारी economic analysis जो हम mostly profitability perspective से देखते हैं, तो उस activity में क्या है. Actually this is a part of research of my PG student, which was conducted just last year in North Kashmir part of this region. Fine. So I'll be dwelling on this three aspects at least: cost return structure, resource use efficiency, and SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunities and threat analysis. Fine. क्योंकि किसी भी prospective entrepreneur को हमेशा ये हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखनी चाहिए. पहले क्या होता था, खासकर इंडियन पर्सपेक्टिव में, कि हम प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे फोकस करते थे. ठीक है ना, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये हमारा फोकस होता था. हम उसके लिए फर्टिलाइजर लगाते थे, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मान लीजिए, कितना पेस्टिसाइड्स, कुछ भी, इतना भी जितना कॉस्ट इसमें लग सकता है, जितने इनपुट्स लग सकते हैं, उस पर फोकस था कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो. लेकिन ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स, मे बी ओवर पीरियड ऑफ डिकेड ऑफ 2, एक कंप्लीट शिफ्ट देखा गया. ठीक है, खासकर लास्ट डिकेड में कंप्लीट शिफ्ट था, कंप्लीट फोकस का चेंज था फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, हमारा ये था पहले कि फोकस की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, चाहे भी किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप को ले लो. ठीक है, इवन गवर्नमेंटल एटीट्यूड ऐसा था कि फार्मर्स की प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए. लेकिन हमने देखा कि प्रोडक्शन तो बढ़ गई. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्रोडक्शन कर्व अगर हम देखें वो इंक्रीज हो रही है. लेकिन ये हमने देखा कि फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन वो इम्प्रूव नहीं हो रही है. अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो जितना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उससे वो ट्रांसलेट होता है किसमें, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग होती जाती है. लेकिन एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन तो बढ़ रही है. ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है. इंडिया स्टैंड्स मोस्टली एट सेकंड और इन फ्यू आइटम दैट नंबर 1 प्लेस इन वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना और सम अदर कंट्री. फाइन, ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो गई है. लेकिन उसमें हम देखते हैं कि जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस, उनका वो एज सच ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ रही है. ठीक है, तो क्योंकि फोकस प्रोडक्शन बढ़ने पे था, प्रॉफिट बढ़ने पे नहीं था. ठीक है, फार्मर्स की हम फूड सिक्योरिटी पे कंसर्न थे, फूड सिक्योरिटी से, लाइवलीहुड सिक्योरिटी से ज़्यादा कंसर्न नहीं थे. ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स फार्मिंग अट्रैक्टिव नहीं था, फार्मिंग ग्लैमरस नहीं था. ठीक है, फार्मिंग वो करते थे जिनके पास लैंड होती थी और जिनको हम ट्रेडिशनल फार्मर्स कहते थे. ठीक है, और एक्सपेक्टेशन थी कि ये हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जिनसे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी इम्प्रूव होगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ गई, लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस फार्मर का उस हिसाब से नहीं बढ़ा. क्यों, इसीलिए आपने देखा होगा इट गॉट मैनिफेस्टेड इन
कि फार्मर्स की सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही थी। फार्मर्स को हम मतलब एज सच एक बिजनेसमैन की तरह नहीं देखते थे, क्योंकि वो भी प्रोड्यूस करता था, लेकिन उसको बस हैंड टू माउथ होना फार्मर का नॉर्मल माना जाता था, ठीक है। लेकिन ये एटीट्यूड अब चेंज हुआ है, ठीक है। फार्मिंग को अब हम सिंपल ट्रेडिशनल फार्मिंग को हमने कन्वर्ट किया है, या हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि फार्मिंग इज नाउ इट्स सॉर्ट ऑफ एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस। नाउ वी सी द थिंग फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। वो देखना भी चाहिए था, और मैं इस सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ कि हमारा पहले से ही ये पर्सपेक्टिव था कि फार्मिंग शुड बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल एक्टिविटी, फाइन। क्योंकि पेरेंट्स करते आए हैं, मतलब डिफरेंट, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये काम होता रहा है, इसलिए हम भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन उस पेस से नहीं हो रहा है जिस पेस से होना चाहिए था, ठीक। अब हमारा पर्सपेक्टिव है, बाकी सब ने आपने तो सुना है, डॉक्टर शवी साहब हमारे अच्छे जानने वाले हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है 2 लेक्चर के थ्रू। थोड़ा सा मैंने भी सुना, तो उसमें इवन मार्केटिंग पे काफ़ी फोकस था, ठीक है। तो मार्केटिंग इज एक्चुअली डोमेन ऑफ, हम देखते हैं उसको इकोनॉमिक्स वाले, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ये डेफिनेटली मार्केट से ही आएगा, ठीक। तो उसने काफ़ी कुछ मार्केटिंग पे और कहा है, तो मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा उसमें बाद में, मार्केटिंग एस्पेक्ट में। 2 मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा इस टाइम, लेकिन आई ऐड टू दैट ऑल्सो आफ्टर फिनिशिंग दिस इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फाइन। सो तो मेरा टाइटल है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम लेक्चर का, इकोनॉमिक्स ऑफ मशरूम प्रोडक्शन, फाइन। इकोनॉमिक्स में अब क्या क्या आ जाता है, ठीक। इकोनॉमिक्स में हमारा फोकस रहेगा कि मतलब प्रॉफिट जनरेशन पे, हाउ टू इम्प्रूव प्रॉफिट फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कौन सी हमें ऑप्ट करनी चाहिए, जो कुछ भी इलीगल ना हो, इलेजिटिमेट ना हो और इमोरल ना हो। अगर उससे प्रॉफिट मिलता है, वी शुड गो फॉर इट, फाइन, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव बीन डूइंग और व्हाट योर पेरेंट्स हैव बीन डूइंग। आपके पास एक ऑप्शन है इनकम जनरेशन का, तो वन शुड गो फॉर इट, फाइन। गॉन आर द डेज कि हम पहले वेट करते थे जॉब के लिए, फिर 2-4 साल लगाते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने में, मतलब उसमें अब जाना नहीं है। मतलब ये जो सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस पर्टिकुलरली, इट इज़ नो लॉन्गर ए लिक्रेटिव जॉब नाउ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये लिक्रेटिव नहीं है, लेकिन क्या मैं ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर मैं ऐसी हवा में कहूँ कि नहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए, कुछ और करो, लेकिन कुछ और को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि कुछ और क्या, एंड मशरूम प्रोडक्शन इज वन ऑफ दैट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वन शुड कम्प्लीटली डू दिस एक्टिविटी एंड नथिंग एल्स, नहीं। इट इज सॉर्ट ऑफ सब्सिडरी एंटरप्राइज, इट वाज टेकन एज अ सब्सिडी, मतलब आप कुछ प्राइमरी कर रहे हो, एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए इसमें मशरूम कल्टीवेशन भी कर रहे हो। लेकिन आजकल की डेट में हम कह सकते हैं कि यू कैन होली एंड सोली डिपेंड ऑन मशरूम कल्टीवेशन, मतलब आप वैल्यू एडिशन इसमें कर सकते हो, आप सप्लाई चेन में जा सकते हो, इसके आप प्रोड्यूस भी कर सकते हो, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन आप इस चेन में रह के जहाँ जहाँ मतलब प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे के वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, फाइन। अब ये नहीं है, मतलब कोई भी, मतलब इसमें अगर इवन एम्प्लॉय भी है, वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो खुद ही फार्मिंग करे, या प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर है, ज़रूरी नहीं है आप लोग स्टडी कर रहे हो या आप लोग कोई और काम कर रहे हो, तो आपको ये ऑप्शन भी आपके पास है कि यू गो फॉर दिस मशरूम कल्टीवेशन ऑल्सो। क्योंकि हमें प्रॉफिट किसको कहते हैं, मतलब एक साल में आप कितना कमाते हो, पहले टर्नओवर कितना होता है आपका, फिर उसमें से कॉस्ट निकाल के आपका ये प्रॉफिट कितना जनरेट होता है। ये नहीं कि पहले क्या होता था कि पैडी जो कल्टीवेशन होती थी, राइस कल्टीवेशन, तो उसमें क्या होता था कि 3-4-5 महीने का क्रॉप साल में, बस वही करना है, जो उससे मिलता है दैट इज इनफ, या उतना ही हो सकता है, बाकी 6-7 महीने बैठना। अब ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है, अब यू हैव टू बी, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू बी बिजी राउंड द ईयर। आपको एक साल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो सब एक्सप्लोर करनी है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपकी इनकम जनरेशन, आपके मतलब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आना चाहिए, ठीक है। वो किस तरह से होगा, एक ही एक्टिविटी से नहीं होगा, इट शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी एक्टिविटीज दैट कैन बी पॉसिबल विद इन द गिवन ईयर, फाइन।
तो इसमें एक मशरूम भी फिट बैठता है, खासकर कश्मीर पर्सपेक्टिव में या जे के पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं कि ये एक वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है और आने वाले टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा वायबल इस वजह से भी रहेगा क्योंकि इसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। विद ईच पासिंग डे इट्स डिमांड इज इंक्रीज्ड। फाइन, क्यों? अगर कोविड-19 पेंडेमिक की आप बात करो तो उसमें एक चीज़, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो गई, ठीक है। अच्छी ये कि हम मतलब जो कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी थी, हम मेडिसिन पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे, डिपेंडेंट थे। अब हमने कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स जिसमें मेडिसिनल वैल्यू है और हम वो मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि हनी की डिमांड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो इवन मतलब एक तरह से फोरकास्ट थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ी, खासकर पोस्ट कोविड स्नैरियो में। इसी तरह मशरूम में भी क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू है, इसकी डिमांड जो अभी डॉक्यूमेंटेड है लिटरेचर में उससे कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि अब हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ठीक, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये एक टैगलाइन सफिशिएंट थी एप्पल की डिमांड को वर्ल्ड वाइड बढ़ाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज एप्पल की डिमांड इतनी नहीं होती। मैं ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो मैंने देखे हैं वो ज़्यादा लाइक एप्पल को इस वजह से नहीं करते ड्यू टू इट्स टेस्ट। मैंगो इज मोर टेस्टी दैन एप्पल ना, लेकिन एप्पल क्योंकि इसमें ये एक टैगलाइन है कि एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, फिर वो रखता है कि नहीं, वो नहीं रखता है डेफिनेटली, लेकिन किसी ने कहा है इस वजह से इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और इसको प्रेफर किया जाता है। तो इसी तरह से ये पोस्ट कोविड मशरूम मतलब इसी तरह की चीज़ें या हनी या मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड मैनी फोल्ड बढ़ गई है। जो हम 2019 तक वो फोरकास्ट कर रहे थे कि क्योंकि हम फोरकास्ट करते हैं कि किस तरह मतलब आने वाले टाइम में कितना इस चीज़ की डिमांड जब इतनी है आने वाले टाइम में इसकी कितनी बढ़ेगी, लेकिन पोस्ट कोविड हमने देखा है कि अभी स्टडीज़ हो भी रही हैं और कुछ हुई भी हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली। और जब डिमांड बढ़ती है डेफिनेटली इट गिव्स स्कोप फॉर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स टू फोरे इनटू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। और इस वजह से भी मशरूम की डिमांड जो अभी डॉक्यूमेंटेड है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है और बढ़ रही है ग्लोबल ये फ्रंट पे, नेशनल फ्रंट पे और इवन जे में भी। कश्मीर में मतलब कुछ एक डिकेड पहले मशरूम का एज सच उतना कॉन्सेप्ट नहीं था एज फार एज डिमांड फॉर कंज्यूमर्स इज कंसर्न, उतना नहीं था, लेकिन आपने देखा ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स कितनी डिमांड बढ़ गई है। अब हम कैचअप भी नहीं कर सकते जितनी डिमांड है, उस हिसाब से हम प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं। इवन ये एक फिगर है कि 60% जो हम खुद कंज्यूम करते हैं यहाँ के कश्मीर में कंज्यूमर्स, 60% हमें इंपोर्ट करके उनको फीड करना पड़ता है। रियलाइज को जब हमें कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो मान लो कि उस ये एक्टिविटी करनी चाहिए, इसमें स्कोप है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ठीक है। तो इसमें हम मोर देन 60, मैं तो कह रहा हूँ कि मोर देन 60% हम इंपोर्ट कर रहे हैं टू मीट दिस डोमेस्टिक डिमांड। तो उस डोमेस्टिक डिमांड को मीट आउट करने के लिए हमें और काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। वी कैन से स्काई इज द लिमिट। अभी उस हिसाब से भी जब हम वो डिमांड मीट आउट करेंगे तो उस टाइम पीरियड में भी डिमांड और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा ही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो और कश्मीर एज अ ब्रांड, कश्मीर इज इन इटसेल्फ ए ब्रांड। कश्मीर का नाम मतलब आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। कश्मीर हनी है, कश्मीर का कुछ चावल है, कश्मीर का कुछ है, तो आपने देखा होगा कि उसका ज़्यादा मतलब प्राइस टैग भी रहता है और उसकी डिमांड भी वर्ल्ड मार्केट में, इससे ग्लोबल विलेज, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है। वो क्यों? क्योंकि आप सिर्फ मार्केटिंग आपको सिर्फ ऐसे नहीं करनी है कि आप कंज्यूमर को ढूंढो, नहीं, आजकल की डेट में कंज्यूमर ढूंढता है प्रोड्यूसर को, अच्छे वाले प्रोड्यूसर को। ऑनलाइन मार्केटिंग, ई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो इवन मार्केट इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउअडेज, खासकर इस चीज़ के लिए, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट के लिए। आपके पास मोबाइल है तो आपके पास मार्केट है, ठीक है। आपने देखा होगा अपने कलीग से, आपने जानने वालों को कि अब ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, वो घर में ही कुछ कर रहे हैं, इवन दुकान भी नहीं ले रहे हैं आजकल, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, या कोई बड़ा स्ट्रक्चर भी नहीं बना रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग पैराडाइम्स भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। तो उस वजह से हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है ड्यू टू ये इंटरनेट एंड ऑल दैट, कि हमें अब मार्केट को भी ढूंढना नहीं पड़ रहा है उतना ज़्यादा, ठीक है। मार्केट इज ऑलरेडी देयर इन दिस मशरूम केस,
आपको उसमें मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि मार्केटिंग प्रैक्टिसेस कौन से आप फॉलो करो ताकि आप जो पोटेंशियल है वो टैप कर सको। फाइन। अब ये मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी जो मैंने थोड़ा सा कहा आपको, और उसके बाद नेशनल पर्सपेक्टिव, उसके बाद यूटी पर्सपेक्टिव कि पुराना फिगर अगर उससे हम स्टार्ट करें कि 1978 से 2012 तक 25 फोल्ड इंक्रीज हुआ है मशरूम प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अब तक तो तब तक कोविड नहीं आया था। मैंने कोविड की एग्जांपल दिया आपको कि 2020 से मैनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है मशरूम की डिमांड में। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट जो है वो 15.25 मिलियन टन्स 2021 में, 24.05 मिलियन टन्स 2028 में ये होगा। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा होगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेड ऑन द बेस ऑफ डेटा जो है हमारे पास पिछला, उसकी बेस पे जो फोरकास्टिंग हुई है 2028 तक, तो उसमें इतना कहा गया कि इट विल इंक्रीज टू 24.05 मतलब डिमांड इसकी मिलियन टन्स। लेकिन मैं कह रहा हूँ विद अथॉरिटी कि इससे ज़्यादा डिमांड होगी। ठीक है, तो इसको टैप करने के लिए आजकल आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्योंकि ये अदर कंट्री की डिमांड है, नहीं, किसी भी जगह की डिमांड को आप फुलफिल कर सकते हो। यू हैव टू बी ए ग्लोबल सिटीजन है। ठीक है, यू हैव टू थिंक ग्लोबल नाउ कि आप अपना प्रोडक्ट उसमें कुछ स्पेशलिटी ऐसी हो कि ग्लोबल डिमांड आपके प्रोडक्ट की हो, और ये कोई बड़ी बात आजकल की डेट में नहीं है। तो अभी 7% के रेट के हिसाब से जो ग्रोथ रेट हम निकालते हैं, या मैंने कहा कि अभी की फोरकास्टिंग हो रही है 2028, हम 2030 2035 की अभी प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि इसकी डिमांड या इसका प्रोडक्शन कितना हो सकता है ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस डेटा। तो ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है कि हम आगे आने वाले टाइम में, और इस बेसिस पे गवर्नमेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको ऐसे नहीं कह रही हैं कि आप इस एक्टिविटी को ऑप्ट करो। ये ऑन द बेस ऑफ रिसर्च होती है, ऑन द बेस ऑफ स्टडीज होती हैं कि किस प्रोडक्ट में या किस एक्टिविटी में आने वाले टाइम में डिमांड होगी। तो उस बेसिस पे, उस डिमांड की बेसिस पे हम कहते हैं कि उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए क्यों ना हम ही आगे आ जाएं, और उससे जो एक्यू प्रॉफिट होना है जो कोई और ले जाएगा, क्यों ना हम ही इसको एक्यू करें। फाइन। तो फिर अगर JNK की बात करें तो इसमें मतलब वैलिड डेटा है, काफ़ी डेटा मैंने देखा था, लेकिन एक डिपेंडेबल डेटाबेस यहाँ पे एज सच नहीं है। लेकिन यही सिनेरियो है कि डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई कम है, और वी हैव टू ब्रिज दिस गैप। वी हैव टू मतलब जो सप्लाई और डिमांड में गैप है, वी हैव टू ब्रिज दिस आउट। फाइन। और ब्रिज करना क्या होता है कि जितनी डिमांड है उसको मीट आउट करना डोमेस्टिकली जितना हम कर सकते हैं विद अवेलेबल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर शबीर रहमान से भी मैंने सुना। तो यहाँ भी मैंने देखा है कि मैनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है, जो इनपुट बैग्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें काफ़ी मतलब इट्स ए गुड थिंग कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट की है। ठीक है, और पोटेंशियल अगर हम देखें मोनेटरली तो हम देखते हैं कि 21 करोड़ जो टर्नओवर हो सकता है इस क्रॉप से, इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ मतलब आने वाले टाइम में 120 करोड़ ये इंडस्ट्री बन सकती है। ठीक है, और कश्मीर में कंजप्शन 20 to 24 टन्स ऑफ मशरूम्स ए डे है, और लोकल प्रोडक्शन 8 ही टन है एक स्टडी के हिसाब से, और दूसरी स्टडी के हिसाब से इससे भी कम लोकल प्रोडक्शन है। और इंपोर्ट जैसे मैंने पहले कहा कि इट इज़ अराउंड 60%, इनफैक्ट इट इज़ मोर देन दैट। और एक प्रोजेक्ट 2022 में लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ JNK की तरफ से, और पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years 42 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और दैट मे डू वंडर्स इफ दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। और उससे क्या एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्शन 3.5 times इंक्रीज हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एटलीस्ट 3 times इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि क्या चीज़ें हैं इसमें, इट इज़ नॉट माय डोमेन एज सच, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आपको, और आपको आपने सुना भी होगा। और हम कहते हैं कि किसी ने ये किसी की सेइंग है, विदाउट लीव्स, विदाउट बर्ड्स, विदाउट फ्लावर्स, yet they form fruit as a food, as a tonic, as a medicine. The entire creation is precious। ये मशरूम के बारे में, और
eating mushroom and mushroom products, people would live healthier, happier and longer. जिसमें कह रहा था कि एप्पल के बारे में, एप्पल a day keeps doctor away, तो इसके बारे में, मशरूम के बारे में भी ये बताया गया है कि लोग लॉन्गर लिव करेंगे, हेल्दियर लिव करेंगे और हैप्पियर लिव करेंगे अगर इसका मतलब ये कंजप्शन ऑन रेगुलर बेसिस पे हो। तो मैं अपने इस पे आ जाता हूँ, दैट्स इकोनॉमिक पार्ट। तो ये फिगर्स हैं, ये चाइना वर्सेस इंडिया, क्योंकि चाइना इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम्स ऑल ओवर और इसका साइजेबल कंट्रीब्यूशन है टू मशरूम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो वी कैन जस्ट ब्रिज द गैप। अगर हम चाइना के नज़दीक ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, लेकिन जितना गैप वाइड गैप है उसको कम से कम नैरो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी मतलब हम कर सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो अचीवेबल हैं, जो हम कर सकते हैं। Now, as I told you that is a part of एक study, research study जो हमने की थी last year। तो उसके objectives क्या थे कि to work out cost, returns and profitability of mushroom production। तो हमने एक सैंपल लिया था 120 फार्मर्स का, मशरूम ग्रोवर्स का। तो उनसे डेटा कलेक्शन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि कॉस्ट, रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी को इवेलुएट करना कि कितना एक्चुअल में है और कितना हो सकता है प्रॉफिट इसमें। तो फिर रिसोर्सेज एफिशिएंसी हमें इवेलुएट करनी थी इसमें। तो रिसोर्सेज एफिशिएंसी का मतलब है कि किस इनपुट का, किस रिसोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मेकिंग दिस प्रोडक्ट वर्थवाइल। और मैं कह रहा था कि हमारी स्टडी के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे मेन। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट, रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी को वर्कआउट करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टिविटी में।
कोई भी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी जो है उसमें किसी को भी ये जरूरी नहीं है कि यू मस्ट बी नोइंग व्हाट और हाउ द कॉस्ट रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी इवैल्यूएटेड, किस तरह से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। नहीं, मतलब यू कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट, कि हम कॉस्ट पे फोकस करें, रिटर्न्स पे फोकस करें और इन द बारगेन हाउ मच वी गेट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एक सिंपल ट्रेडिशनल फार्मर या ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर और आजकल का एंटरप्रेन्योर का फोकस इस पे होना चाहिए कि कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे मैंने कहा, वहां से कितना मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा। और प्रॉफिट किस तरह से जनरेट होता है, एक तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, डेफिनेटली दैट्स देयर कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए और ये मतलब कंटिन्यूअस एंडेवर होना चाहिए कि हम प्रोडक्शन किस तरह से इंक्रीज करें, लेकिन एट द सेम टाइम वी मस्ट बी एबल टू डिक्रीज द कॉस्ट एज वेल। ठीक है, अगर आपको मार्केट में compete करना है तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए वो एट लोएस्ट पॉसिबल होना चाहिए, और जो प्रोडक्शन होनी चाहिए, जो भी पोटेंशियल है किसी भी एक्टिविटी में, उसको टैप करना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए और क्या है। जब तक इसमें गैप है तब तक किसी भी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है। जब ऐसा होगा कि जो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि अब इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, देन यू हैव टू डाइवर्सिफाई, फाइन। लेकिन इस एक्टिविटी में और कई सारी एक्टिविटीज में जो एग्री रिलेटेड है, उसमें काफी ज्यादा अभी स्कोप है, ये गैप है जो होना चाहिए और जो अभी हमने अचीव किया है। ठीक, तो यहाँ पे कॉस्ट रिटर्न्स और प्रॉफिटेबिलिटी हर कोई इवैल्यूएट कर सकता है, तो और ये करना भी चाहिए। और दूसरा कि रिसोर्सेज एफिशिएंसी, जिसके बारे में कह रहा था मैं, कि जितने भी इनपुट्स या रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं ब्रॉडली कि लगा रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी हम देखें, उनके यूज की एफिशिएंसी देखें। जैसे हम मतलब ABC इनपुट्स यूज कर रहे हैं, अब हमें ये नहीं पता होता उस टाइम कि A का कंट्रीब्यूशन कितना है प्रॉफिट जनरेशन में, B का कितना है और C का। हम A भी लगा रहे हैं, B भी लगा रहे हैं, C भी लगा रहे हैं। अगर हमें पता चला इवैल्यूएशन से कि B ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स मेकिंग मोर प्रॉफिट देन A और देन C, तो हम क्यों ना ज्यादा B पर ही फोकस करें एज कम्पेयर ऑफ A और C। ठीक है, जैसे क्लास में होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफी मतलब इंटरेक्टिव होते हैं, तो उनसे क्लास ज्यादा मतलब अगर कोई कॉम्पिटिशन है, डिबेट है, तो उनसे वो बैच ही मतलब हाईलाइट हो जाता है। इसी तरह से अगर इनपुट्स हम किसी भी एक्टिविटी में यूज करें तो वो हम ब्लाइंडली यूज ना करें, वी शुड नॉट ग्रो अप इन द डार्क। हमें क्या करना चाहिए कि किस मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है उस हिसाब से उसको यूज करें। जैसे हम लेबर यूज करते हैं, ह्यूमन लेबर, और फिर उसमें मैकेनाइजेशन का स्कोप रहता है। क्या हमें मैकेनाइजेशन करनी चाहिए, शुड वी गो फॉर मशीन्स मतलब इन प्लेस ऑफ ह्यूमन लेबर, कितना होना चाहिए। ये एक कैलकुलेटेड अप्रोच होना चाहिए कि हमें कितना रिप्लेस करना चाहिए ये ह्यूमन लेबर विद मशीन पावर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम रिसोर्सेज एफिशिएंसी देख के इस ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि किस रिसोर्स या किस इनपुट का कितना कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मेकिंग दिस मशरूम प्रोडक्शन एज प्रॉफिटेबल वेंचर, फाइन। और लास्टली एक ऑब्जेक्टिव जो अपने आप में एक बड़ी स्टडी हो सकती है, टू कैरी आउट द SWOT एनालिसिस ऑफ मशरूम इंडस्ट्री। वी डू SWOT एनालिसिस ऑफ एनी एक्टिविटी, चाहे कॉर्पोरेट हाउसेज आप देख लो, वो किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी वेंचर में फोरे होते हैं, तो सबसे पहले वो SWOT एनालिसिस देखते हैं। SWOT एनालिसिस का क्या मतलब है, ये कोई भी छोटे से छोटा एंटरप्रेन्योर और बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर उसको करना चाहिए। दैट इज पहले इसके स्ट्रेंथ्स देखने हैं, वीकनेसेस देखनी है, क्योंकि हर एक लगभग एक्टिविटी में, हर एक एंटरप्राइज में स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं और थ्रेट्स भी हैं। ठीक, तो उसको हम SWOT एनालिसिस कहते हैं। ये एक्रोनिम है SWOT, उसका मतलब है स्ट्रेंथ्स क्या है इस एक्टिविटी में, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज है, और करना क्या है कि स्ट्रेंथ्स को टैप करना है, वीकनेस को ओवरकम करना है। इस तरह से अपॉर्चुनिटीज हमें देखनी है कि किस तरह से हम उसको बेटर कर सकते हैं, और थ्रेट्स को मतलब किस तरह से मतलब हम साइड में रख के रिसीव करके हम अपना जो प्रॉफिट या अपना जो एंटरप्राइज है उसको प्रॉफिटेबल बनाएं। तो SWOT एनालिसिस भी इसमें है। और SWOT एनालिसिस में हम देखते हैं कि जो मैंने स्टार्ट में ही बताया आपको कि यहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन के पर्सपेक्टिव से स्ट्रेंथ्स काफ़ी ज़्यादा हैं कश्मीर पर्सपेक्टिव में। ठीक, कहीं पे ये सूटेबल नहीं होगा तो हम वहाँ ये कहेंगे कि ये यहाँ पे
वीकनेस है कि हम इस एक्टिविटी को हमें लार्ज स्केल पे नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव थे। तो हमारे पास कई सारे टूल्स रहते हैं, उसमें नहीं ज़्यादा मैं जाऊंगा कि हमने किस तरह से, किस टूल से, किस फार्मूला से, किस मेजरमेंट से, मेजरिंग रॉड से ये सब किया है। हम देखते हैं कि जब भी कॉस्ट और रिटर्न जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है उसको इवैल्यूएट करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज करें। ठीक है, क्योंकि और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करें। और मैंने पहले ही कहा है कि प्रॉफिट 2 चीज़ों से आएगा, एक तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से, दूसरा कॉस्ट को मिनिमाइज करने से। और हमें फोकस करना पड़ेगा दोनों चीज़ों को एट अ टाइम। हमें प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी होगी और हमें कॉस्ट भी डिक्रीज करनी होगी। ठीक है, अगर किसी को 1000 रुपये लगता है टू प्रोड्यूस सम क्वांटिटी ऑफ मशरूम, तो हमारी कोशिश करनी चाहिए क्यों ना मैं इस तरह से करूं कि मुझे 900-800 रुपये ही लगे उसको प्रोड्यूस करने में। तो आपने जो वहाँ पे सेव किया दैट विल बी मतलब यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। फाइन। तो आपने देखा होगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पेनल्टी। ठीक, प्रॉब्लम ऑफ पेनल्टी का क्या मतलब है कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और उसको उस हिसाब से डिमांड नहीं होती है तो उसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ देखी होगी ना कि 5-10 रुपए में कोई चीज़ अभी भी मिल रही है। एट टाइम्स हमें मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 10 रुपए केजी भी मिलता है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई है। अब उसी चीज़ की प्रोडक्शन नेक्स्ट सीजन में अगर काफ़ी कम होती है तो उसके प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं। आपने देखा होगा टोमेटो के साथ क्या हुआ कुछ महीने पहले, प्रोडक्शन कम थी, फार्मर को फायदा हुआ उससे। आजकल आप देखते हो अनियन के साथ प्रोडक्शन कम है ओवरऑल नेशनल लेवल पे, तो उसकी प्राइसेस शूट अप हो रही हैं। लेकिन क्या उसका मतलब है कि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? नहीं, प्रोडक्शन भी मतलब हमें ये करना चाहिए कि प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन उस इंक्रीज प्रोडक्शन को किस तरह से हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। ठीक, वो एंडेवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्शन कम कर दी, क्योंकि प्रोडक्शन कम करने से क्या होगा, कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और हमें दोनों का ख्याल रखना है एज अ प्रोड्यूसर, अपना भी किस तरह से प्रॉफिटेबल वेंचर हो, दूसरा कि कंज्यूमर आपके पास क्यों आएगा, क्यों, इस वजह से भी क्योंकि आप अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिनिमम प्राइस पे दे रहे हो। ठीक है, तो इसको मार्केट टैप करना माना जाता है। फाइन। सो इस वजह से हमें ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से हम प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज करें, और दूसरा कि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से किस तरह से कॉस्ट को मिनिमाइज करें। फाइन। तो ये फोकस होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी आप करो, चाहे मतलब किसी भी एक्टिविटी में आप हो, कि इवन हम कहते हैं कि हम कोई ये अगर हमें कोई जॉब भी मिलती है मगर हमारे पास कैपेसिटी और ज़्यादा कमाने की है, मतलब आपने देखो बाहर यहाँ तो ज़्यादा नहीं है कि किसी को कंपनी की जॉब मिलती है, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। गवर्नमेंट जॉब तो लिमिटेड है, उसमें ग्रोथ उतना नहीं होता, लेकिन कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब होती है वो प्रेफर किया जाता है बाहर। क्यों? क्योंकि वो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि मेरे पास पोटेंशियल कितना है, कैपेसिटी कितनी है, मैं इतना कमा सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ इतनी हो सकती है, वो प्रेफर उस वजह से इसको करते हैं। अब यहाँ भी ये सिस्टम या पैराडाइम चेंज हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफर न करके हम क्यों ना प्राइवेटली कुछ करें, हम क्यों ना जॉब प्रोवाइडर्स बने जॉब सीकर्स से। ये क्यों मतलब हम तो पहले कहते हैं कि हमने क्यों नहीं किया, पहले तो क्वेश्चन मार्क ये आना चाहिए। हमारे टाइम इतना उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अब तो गवर्नमेंट ही आपको एक तरह से कहती है कि मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो लिमिटेड मिलेंगी, और आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब करो। नो इश्यूज इन दैट, इफ यू आर मतलब capable enough you can go for that, you can qualify the competitive exam also। लेकिन क्या उसी से वहीं पर रुकना है? नहीं, अगर आपने पहले ही स्टार्ट किया है तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट। आप हायर कर सकते हो मैनेजर कोई, तो आप जस्ट लुक आफ्टर कर सकते हो, उसका एडिशनल इनकम रहेगी। और अगर आपने और कुछ नहीं है आपके पास, तो टू बिगिन विद आप कमाने के लिए तो डिपेंडेंट ना रहने से बेटर है कि आप कुछ कर लो। और इसमें बड़ी बात यह है जो हमारे टाइम या हमसे पहले नहीं थी कि गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं रहता था आपको बिजनेसमैन बनाने में, आपको एंटरप्रेन्योर बनाने में। आजकल गवर्नमेंट मतलब और उसके इंस्टीट्यूशंस इसी में लगे हैं कि मतलब गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है एक्सेप्ट वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसमें आपको इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, अगर हमारे पास बेटर ऑप्शन है कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी
इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल इनपुट्स, इन फॉर्म मतलब इंस्टीट्यूशन ये है, मतलब आप कल को अगर कोई कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो ये इंस्टीट्यूशन इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल टू यू। आप कभी भी वेलकम हो सकते हो यहाँ पे, यहाँ के साइंटिस्ट से जो भी इससे कंसर्न है, जहाँ भी डिफिकल्टी आती है आपको, तो हमें क्योंकि आगे से ही बताया गया है कि ये तो अब डेफिनेटली करना है। इवन एज अ साइंटिस्ट, एज अ टीचर, अब हमें किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है कि हाउ मेनी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स यू हैव मोटिवेटेड। ये नहीं कि आपने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। पहले माना जाता था कि टीचर पढ़ाता है तो वो उसमें क्या एंड रिजल्ट हुआ कि वो लाइन में लग गए जॉब मार्केट में, ठीक है। अब हमें किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी पे को कि कितने एंटरप्रेन्योर्स आपने कितने प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को आपने मोटिवेट किया, या कितने एंटरप्रेन्योर्स आपने बनाए, फाइन आपका उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा, सक्सेस स्टोरीज क्या रही। तो उस वजह से मतलब हम भी चेंज हो रहे हैं, और यहाँ की मतलब खासकर कश्मीर पर्सपेक्टिव में जो अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उनको भी ये पर्सपेक्टिव अपना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको ये एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने कैटेगराइज किया था इसको स्मॉल, मीडियम और लार्ज में। तो क्योंकि मैंने पहले का 120 फार्मर को हमने स्टडी किया, तो उसमें स्मॉल भी थे, मीडियम भी थे, लार्ज भी थे। तो ये अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो वर्क फॉर्म है, ये हर एक को एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा बैलेंस शीट बनता है बैंक का या किसी भी एंटरप्राइज का बैलेंस शीट बनता है, तो इस तरह से आपको भी अपने हिसाब से छोटे मोटे स्केल पे एक बैलेंस शीट बनाना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना मैं इन्वेस्ट करूंगा और मुझे कितना जनरेट होगा, ठीक है। अब इसमें दो तरह के कॉस्ट होते हैं, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब मशरूम प्रोडक्शन में ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसमें ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि लैंड इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर, इसमें लैंड की एज सच उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है एज मेथड ऑफ अदर्स कि इसमें लैंडलेस जो है वो भी इसमें आ सकते हैं। अदरवाइज हम कहते हैं कि आप ये कल्टिवेट कर लो, लेकिन आपके पास तो लैंड भी होनी चाहिए ना, तो जिसके पास लैंड नहीं है उसके लिए भी ये है। अब इसमें लेबर की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फैमिली लेबर कैन डू द नेसेसरी जॉब, तो उसमें ये आप हायर भी कर सकते हो एट टाइम्स। जितना आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से आपका ये यू विल बिकम ए मैनेजर रादर देन ए फार्मर या रादर देन ए प्रोड्यूसर। क्योंकि एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ से ये एक्सपेक्टेशन है कि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप यू डू फार्मिंग, जरूरी नहीं है, आपको फार्मर नहीं बनाया जा रहा है, आपको एंटरप्रेन्योर बनाया जा रहा है। यानी कि यू जस्ट ओवरसी द थिंग्स, आप किस तरह से लुक आफ्टर कर सकते हो, मतलब यू हायर द पर्सन्स हु कैन डू जॉब, मेनियर जॉब्स, या कैन डू लेबर। आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास कुछ एक्स फैक्टर है, आपको ये करना है कि आपको उसको किस तरह से करना है, उसको डायरेक्शंस देनी है। यू बेटर सर्व एज ए मैनेजर देन ए फार्मर, लेकिन उसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपका सिग्निफिकेंट होना चाहिए, जिससे आप डिफरेंट एक्टिविटीज करो और उसको मैनेजरियल एप्टीट्यूड से इम्प्रूव करो। ये कॉस्ट और रिटर्न का स्ट्रक्चर है, जैसे मतलब कॉस्ट इसमें ये है और उससे ज़्यादा रिटर्न्स है, तो नेचुरली ये जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना हमें करना चाहिए कि कॉस्ट शुड बी लेसर देन रिटर्न्स, और सिग्निफिकेंटली देयर शुड बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी कॉस्ट एंड रिटर्न्स। यानी कि अगर ये कॉस्ट वाला ये जो बार है तो ये और भी नीचे हो और रिटर्न्स वाला और भी ऊपर हो, ये हमें देखना है कि इसमें कितना पोटेंशियल है कि इसको हम इंक्रीज करें और इसको डिक्रीज करें, कॉस्ट वाले को डिक्रीज करें और रिटर्न्स वाले को इंक्रीज करें। तो अभी ये जो स्टडी हुई है उसमें ये देखा गया, ये भी एक हम कह सकते हैं ल्यूक्रेटिव है, ये भी प्रॉफिटेबल है क्योंकि कॉस्ट काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर्ड ऑफ रिटर्न्स। और जब हम बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस है, तो उसमें हमने ये देखा कि कॉस्ट को कितना है। हमने ये नहीं कहा कि हम उसमें मतलब
उनने काम कैसे किया। हमने ये स्टडी किया है कि कॉस्ट एक्चुअल में पर मतलब फॉरवर्ड एवरेज कॉस्ट कितना है और उनका एवरेज रिटर्न्स कितना है। तो उसकी बेस पे जो हमने देखा कि नेट रिटर्न्स और ये आउटपुट इनपुट रेशियो या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, मतलब ये एक से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव, हमारा ये बेंचमार्क क्या होना चाहिए कि जो हमने 1 रुपया लगाया, जो हमें वापस मिलना चाहिए दैट शुड बी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर 1 रुपया 10 पैसा हमें देता है तो दैट एंटरप्राइज नॉट गुड इनफ, फाइन। जैसे पैडी के बारे में यहाँ कहा जाता था लास्ट ईयर तक कि वो लिक्रेटिव नहीं है, वो एक एग्री बिजनेस एक्टिविटी एज सच नहीं है, वो हम इसलिए प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि हम खाते हैं। लेकिन आजकल की डेट में वो भी चेंज हुआ है। पिछले साल से आपने देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं राइस, उसकी प्राइस डबल हो गई है। ठीक है, डबल हो गई, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, यानी कि उसमें बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इंप्रूव हो गया। अब वो भी एक हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा ल्यूक्रेटिव एक्टिविटी है। तो इसमें हम देखते हैं ये मिनिमम पॉसिबल है, क्योंकि इसमें हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड किया। जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसका कॉस्ट भी हमने इसमें डाल दिया। जो कोई भी 1 रुपया भी लगाते हैं उसमें हमने ये इंक्लूड किया है इसमें। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो इनपुट आउटपुट रेशियो या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, इट इज इवन 1.63 ऑन एन एवरेज, यानी कि 1 रुपया लगा के हमें 1 रुपी 63 पैसा मिल रहा है। उसी 1 रुपये को इंटू 1 लाख कर दो तो या मतलब किसी भी फिगर से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप देखोगे कि ये ठीक ठाक एक्टिविटी है, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, लेबर इंटेंसिव उतना भी नहीं है। ठीक, एक स्टेज पे है, उसके बाद नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एज कम्पेयर ऑफ अदर, अब हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं कि अगर कोई और एक्टिविटी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, क्या ये उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट एक्यू कराएगा। अगर है तो वी शुड ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ों से जो लेबोरियस एक्टिविटीज़ हैं उससे बेटर ये ऑप्शन है। ठीक है, अब हम ये, क्योंकि ये एक लिमिटेड स्टडी थी, अगर हम और स्टडी करें, हम देखते हैं जैसे डॉक्टर शब्बीर ने भी अभी बताया आपको कि 2 से 2.5 रुपये है एक्चुअल में, 1:2.5, 2 to 2.5 है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, जो उन्होंने स्टडी की है श्रीनगर एरिया में, या किसी ने की होगी उसकी जो रेफरेंस दी उन्होंने। तो यानी कि 1 रुपया लगा के 2 रुपये 2.5 रुपये, नथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हम अगर एप्पल कल्टिवेट भी करते हैं तो उसमें भी इतना ही है, लेकिन उसमें कितना एक्सपेंडिचर आपको करना है पहले, उसमें कितना वेटिंग पीरियड है आपका, इसमें कितना मतलब आपका काफ़ी स्किल जाता है। ठीक है, तो वो सब अगर मिला है तो उसमें बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कम है एज कम्पेयर ऑफ दिस। इसमें लिमिटेड वे में 2-2.5 महीने का क्रॉप, वो उसमें आप मतलब कितने क्रॉप साल में लगा सकते हो, और एडिशनल एक्टिविटी आप कितना कर सकते हो। अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो यू विल गेट मोर रिटर्न, मोर प्रॉफिट इन दिस देन एनी अदर एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटी। अब रीजंस, अब हम देखते हैं कि फाइनली मैं अब मतलब 2-3 स्लाइड्स में कंक्लूड कर रहा हूँ। अब ये भी स्टडी थी, पार्ट ऑफ स्टडी की, क्योंकि जब हम कहते हैं कि डिमांड होनी चाहिए, डिमांड इज ऑलरेडी देयर, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं काफ़ी स्कोप है डिमांड इंक्रीज करने का। कुछ लोग अभी भी रिलक्टेंट हैं टू कंज्यूम मशरूम्स। अगर हम पेरिफेरीज में देखें ये वहाँ पे, अब रीजंस क्या थे कि नॉन परचेज ऑफ मशरूम्स among the consumers। ठीक है, तो उसमें मतलब ये था कि ये उसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मशरूम इन द मार्केट हिंडर्स द परचेजिंग फ्रीक्वेंसी। जहाँ मतलब हर जगह हम अभी अवेलेबल नहीं कर पाए हैं मशरूम। अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो वहाँ पे उतना ज़्यादा उसमें अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो मार्केट हमारे पास अभी ओपन है। ठीक है, यानी कि ये जो मतलब लोगों ने कहा है ये मतलब एज कंज्यूमर्स कि हम कंज्यूम करते लेकिन अवेलेबल नहीं होता, या हमें मार्केट सिटीज में टाउन्स में जाना पड़ता है टू गेट दैट, तो हम वो मार्केट को टैप कर सकते हैं। फ्रेश नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम हायरार्की में देखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में देखें,
तो ये मेन 2-3 रीजंस हैं कि अगर ये ओवरकम किए जाए तो मशरूम की डिमांड और भी बढ़ सकती है, यानी कि लोग परचेज करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू दीज रीजंस वो अभी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। नॉन अवेलेबिलिटी इसमें मेन है। अब स्वॉट जैसे अभी डिस्कस हो रहा है, या पहले दिन से ही आपने ये सुना होगा कि हमारे पास कश्मीर सिनेरियो या जे एंड के सिनेरियो इंडियन पर्सपेक्टिव में मशरूम काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है एज ए लाइवलीहुड एक्टिविटी। तो उसमें हम कह सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस और फिजिबल, ये आपने देखा होगा इनपुट्स जो है रेडिली अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि एक पेनेशिया एक तरह से कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, किसी भी एक्टिविटी में, और मशरूम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। आपको डिपार्टमेंट्स लगे हैं इसमें कि आपको किस तरह से स्पॉन प्रोवाइड किया जाए, बाकी सारे इनपुट्स प्रोवाइड किए जाएं, तो आपको जस्ट यू हैव टू एक्टिवेट योरसेल्फ। ठीक, तो आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, बाकी सब विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, इवन यूनिवर्सिटीज। फाइन, तो इसमें आपको सिर्फ ये इवन मार्केट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, आपको लिंकेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं, आपको हेल्प उसमें भी किया जा सकता है। यू जस्ट प्रोड्यूस, और इवन आप प्रोड्यूस ना करके आप चेयर पे बैठो एज ए मैनेजर और टू स्टार्ट आप कर लो एज ए स्टार्टअप, जैसे हम इसको स्टार्टअप कहते हैं। तो फिर किस तरह से वो यूनिकॉर्न में चेंज होता है, ये स्टार्टअप स्टार्ट करने वालों को भी पता नहीं था कि विल बी इन ए पोजीशन टू कन्वर्ट दैट स्टार्टअप इनटू यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न होता है कि $1 बिलियन जिसका टर्नओवर हो एक साल में। फाइन, तो स्टार्टअप उन्होंने ये स्मॉल स्केल पे किया था, अब वो यूनिकॉर्न में आ गए हैं। तो या स्मॉल स्टार्टअप से बड़े स्टार्टअप, मतलब ये तो अभी आपको लगेगा कि मतलब ये क्या पॉसिबल है, लेकिन जब कोई स्टार्ट करता है ये सब, तो स्काई इज लिमिट फॉर हिम और हर। तो फिर काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जस्ट यू हैव टू वेंचर इनटू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी या एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि हम अभी मशरूम के बारे में बात करें तो मैं इसी के बारे में कहूँगा, यू जस्ट हैव टू वेंचर इनटू इट। तो रेस्ट विल बी टेकिंग केयर ऑफ बाय द अदर्स एज वेल ना। तो इसमें ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ्स हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड लेबर है, लो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन एज कम्पेयर्ड ऑफ अदर। मैं जिसमें कह रहा था इसमें बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ठीक ठाक है, लेकिन उसमें इस वजह से भी हम कहते हैं कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो फेवरेबल है, क्योंकि इसमें कॉस्ट काफ़ी कम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन से देयर इज चांस ऑफ रिस्क आर वेरी लेस। रिस्क उसमें ज़्यादा होता है जब आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़े और उसके बाद आप सक्सेस स्टोरी आपकी नहीं बनती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर मीन्स की मतलब एक तरह से थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट इज ऑलवेज देयर है। लेकिन क्योंकि 90-95% चांसेस अगर सक्सेस के हैं, 4-5 या 10% एट द मोस्ट फेलियर के चांसेस हैं, तो यू हैव टू सी टू सक्सेस एस्पेक्ट ओनली, नॉट टू फेलियर। अगर सबने, जो भी बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं आजकल की डेट में इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी इसी वजह से स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ बिजनेस टाइकून उन्होंने स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने फ्रॉम द स्क्रैच किया है, कुछ के पास पहले से कैपिटल था, उन्होंने उसको इन्वेस्ट करके वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, कॉर्पोरेट हाउसेस बन गए। तो कहीं ना कहीं somebody has to start, ठीक है, कुछ स्टार्ट करना है और आपको you will not be left to the mercy of yourselves only। मतलब आपको मतलब A to Z जो फैसिलिटेट करना चाहिए वो डिपार्टमेंट्स आपको करेंगी, you just have to start it। तो गुड रिटर्न्स है इसमें, प्रॉफिटेबल देन अदर क्रॉप्स है, और ये इंडोर एक्टिविटी है, लैंड लेस भी इसमें, मतलब हमारे पास ये लिमिटेशन आती है कि हमारे पास लैंड नहीं है, तो हम किस तरह से जो वो वाली एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें लैंड की ज़रूरत है। तो बिकॉज दैट्स कॉस्टली अफेयर ना, लैंड परचेज करना, तो काफ़ी लोगों के लिए ये हिंड्रेंस होती थी कि लैंड तो परचेज नहीं कर सकते या हमारे पास नहीं है और परचेज भी नहीं कर सकते, तो इसलिए उनके लिए लिमिटेशन होती थी। तो इन दिस केस इट इज नॉट अ लिमिटेशन फॉर देम एज वेल। फाइन, weaknesses की dependence on government agencies and other commercial suppliers from mushroom spawn and compost, ये dependence जो है that's there। पहले मतलब हो सकता है कि आपको ये लगे कि हम डिपेंडेंट हैं, हमें अवेलेबल नहीं हो रहा है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ये भी मतलब इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द एजेंसीज। पहले ये था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, अब हम कह सकते हैं कि ये भी वीकनेस उतने स्केल पे नहीं रही है कि नॉन अवेलेबिलिटी है। हाँ, एट टाइम्स ये हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा है इनपुट्स की,
तो उसकी वजह से लग रही है कि नॉन अवेलेबिलिटी है। फिर जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना, तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इजीली ओवरकम किया जा सकता है। जितना भी स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा तो आप उसको हाईटेक फार्म बना सकते हो। फिर शेड वगैरह, ये जो मतलब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो है और वो आपको इवन अपने पेरेंट्स से या अपनी जेब से नहीं निकालनी। तो यहाँ पे जो मतलब फाइनेंशियल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मतलब आजकल क्या है कि गवर्नमेंट या इसके इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह वो पीछे दौड़ रहे हैं आपके पैसे लेके, ठीक है, कि आप कुछ कर लो। पहले ये नहीं था, पहले फाइनेंस वाज अ लिमिटेशन। जिसके पास पैसा होता था वो उसको इन्वेस्ट करके फिर मल्टीप्लाई करता था पैसों में। आजकल डेट में ये एक एक्सक्यूज नहीं है, किसी के पास भी ये एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ये करता वो करता। आपके पास अगर टेक्निकल नो-हाउ है, आप ट्रेनिंग है, आपने ट्रेनिंग की है, तो आपको गवर्नमेंट और इसके इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह ये सब आपके पीछे पड़ेंगे कि आप पैसे ले लो, ठीक है, एट मतलब सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइन। तो नॉलेज रिगार्डिंग पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पे प्रोडक्शन मशरूम की ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से प्राइस कम हो सकते हैं उसके, तो आपको जो बेनिफिट एक्सपेक्टेड था वो नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पे आपको उसमें वैल्यू एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और आजकल उसकी तरह की नॉलेज भी है कैसे वैल्यू एक्शन किया जा सकता है। शेल्फ लाइफ उसकी कम है, दैट इज वाई कि यू हैव टू गो फॉर वैल्यू एक्शन ऑफ इट। फिर अपॉर्चुनिटी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में बाकी लोगों के लिए है, आपके लिए तो है ही है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनोगे, लेकिन आपके साथ जो आपके जितने कैपेबल नहीं है वो आपकी इस एक्टिविटी में हेल्प करने के बाद आपको उनको जॉब मिल सकती है, ठीक है, या जो एजुकेटेड नहीं है उनको जॉब मिल सकती है। तो आप एक तरह से एक सोशल वर्क भी करते हो, उसमें प्रॉफिट भी जनरेट करते हो, एक तरह से सोशल वर्क भी आप कंट्रीब्यूट करते हो टुवर्ड्स GDP and GDP of your UT, and also what you do is you generate employment for others as well. तो एक तरह से एक हम कह सकते हैं काफ़ी उस पर्सपेक्टिव से ये एक सवाब का काम है, उस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। अपना तो अपने पैरों में खड़े हो गए, लेकिन साथ में 2-3 लोग उनको भी एम्प्लॉयमेंट उनके लिए भी जनरेट की। तो उस तरह से एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन बनता है जब आप किसी और को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो अपने साथ साथ, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स के लिए जो हैंड टू माउथ होते हैं, जो एक्सट्रीम स्टेप रेस्ट ऑफ इंडिया में लेते हैं, क्योंकि वो मतलब फेलियर हो जाते हैं इस एक्टिविटी में, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेटेड वे में फार्मिंग या इस रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं की होती हैं। तो उनके लिए ये हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक एंटरप्रेन्योरियल सिनेरियो बनेगा। मतलब मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी स्ट्रांग होती है एम्प्लॉय से नहीं, या जो लोग कमाते हैं उससे नहीं। एम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमी स्ट्रांग होती है किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में जब इस कंट्री के पास, जब स्टेट या यूटी के पास एंटरप्रेन्योर्स हो। जो एंटरप्रेन्योर्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं ये GDP ऑफ द कंट्री और स्टेट को, हम इनडायरेक्टली इन ए वे करते हैं, हम पैसा कमाते हैं उसके बाद टैक्स की शेप में दे देते हैं, लेकिन आप एक टेंजिबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए हर एक कंट्री, हर एक स्टेट को एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। इंडिया और हम कह सकते हैं JNK UT में जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, उनको बाद में पता चला कि हमें ये ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए। टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, अडानीज, यही तो मतलब हम कहते हैं ना, इंडिया स्ट्रांग है इकोनॉमिकली और देयर बाय इन अदर फील्ड्स, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है, अदर फील्ड्स में भी आपका से है, आपका बार्गेनिंग पावर है एज ए कंट्री वर्ल्ड में। तो क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है। इकोनॉमी इस वजह से भी स्ट्रांग है क्योंकि आपके पास एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर उन्होंने भी उस वक्त सोचा होता कि पता नहीं फेलियर हो जाएगा, तो आज वो इस पोजीशन में नहीं होते जिस पोजीशन में आज वो हैं। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू स्टार्ट मे बी फ्रॉम द स्क्रैच, और जो कुछ भी आपके पास है आपको स्टार्ट करना है। उन्होंने भी स्टार्ट किया, उनको भी ये फीलिंग आई होगी उस टाइम की पता नहीं क्या होगा, लेकिन कहीं कुछ लोगों ने स्टार्ट किया और आप देखते होंगे वो कहाँ पे हैं और उनकी वजह से कंट्री कहाँ पे है। और इंक्रीजिंग डिमांड, जैसे मैंने कहा कोविड-19 पोस्ट जो पेंडेमिक था, उसकी वजह से एक मतलब लोगों में एक मतलब इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल रहा है और पता चला कि इसको कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है।
तो ये हेल्दी क्वालिटी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ओवरऑल बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में और यहाँ पे भी। अब थ्रेट्स तो हैं, अब थ्रेट्स को ही ओवरकम करना होता है ना। हम ये कहीं सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर तो बाकी लोगों ने उसको टैप किया होगा। आप में ये एक्सपेक्ट होना चाहिए कि आप थ्रेट्स को ओवरकम कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम करना है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ मशरूम स्पॉन, अब हम कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें स्पॉन एज एन इनपुट, उसकी कोई कमी नहीं होगी। सर्कुलेशन ऑफ मनी है, पैसे हैं, वो कॉन्सेंट्रेट इन फ्यू हैंड्स ना होके वो सर्कुलेशन हर एक के पास अपना अपना पोर्शन आ जाए। तो वो किस तरह से होगा? जब आप डायनेमिक हो जाओगे या कोई भी, मैं सबके लिए, अपने लिए भी कह रहा हूँ या बाकी सबके लिए आसपास जो लोग, तो उनके लिए भी कि मतलब somebody has to initiate, ठीक है। और आज की डेट में तो जैसे FPOs की बात हो रही थी या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है, अगर कोई मतलब एज ए मतलब सिंगल एंटिटी काम नहीं कर रहा है तो ही कैन डू इट इन ए टीम, ही कैन डू इट, मतलब एक 2 4 5 लोग 10 लोग मिल सकते हैं एंड दे कैन डू वंडर्स। मतलब कभी लगता है ना कि अकेले पढ़ना कि पता नहीं क्या होगा, तो दे कैन फॉर्म ए कोऑपरेटिव, दे कैन फॉर्म एन FPO, दे कैन बी पार्ट ऑफ सम FPO और उसमें वो कर सकते हैं। तो उसमें रिस्क भी ये डिवाइड होगा। अब पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, जो हम ऑन द बेस ऑफ स्टडी गवर्नमेंट और एजेंसीज को रिकमेंड यूजुअली करते हैं, तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट कि हम कहते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो कंटिन्यूस हों और मोर ब्रॉड बेस्ड हों फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटी, ये कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज टू कम इनटू दिस कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसमें करनी पड़ेगी और हो भी रही है। जैसे मैंने कहा 42 करोड़ का प्रोजेक्ट लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है और पीरियड ऑफ 3 इयर्स उसका ये मतलब जो अमाउंट है वो स्पेंड हो जाएगा। ये इन्हीं चीज़ों के लिए कि प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट होंगी, तो उसके बाद तो ये ज़्यादा ल्यूक्रेटिव एंटरप्राइज होगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है। तो फार्मर्स और प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ हैं, पर्टिकुलरली उनको फोकस करना है कि टू टेक अप मशरूम प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसके लिए जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं अभी भी, और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और इवन मैं कहता हूँ कि एक मतलब फीडबैक और एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले जो पैसा दिया गवर्नमेंट एजेंसी ने या बैंक ने, बैंक के थ्रू, तो उसके बाद उसको एट हिज ओन मर्सी छोड़ा गया। कंप्लीट जब तक वो सस्टेन ना हो जाए वो मतलब एंटरप्रेन्योर, 2-3 साल तक मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि फेलियर के चांसेस कम हों और सक्सेस स्टोरी में वो कन्वर्ट हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। तो मेरा ये थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव लेक्चर। आप लोगों का क्लियर हो गया कि कितना हम इसमें इन्वेस्ट करना है और कितना फायदा आ जाएगा। और एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कह सकता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसका, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, मतलब कि खर्चे के रिगार्डिंग इसमें, क्योंकि डॉक्टर साहब इज हियर सीइंग द इकोनॉमिक पार्ट है। मार्केटिंग, इवन इसमें मार्केटिंग वगैरह में कोई हो, मार्केटिंग में अदरवाइज हम कहते हैं कि वी प्रोवाइड लिंकेज, किस तरह से कौन सी मार्केटिंग चैनल आपको सूट करेगी। तो कहाँ जैसे मतलब आपने मशरूम प्रोड्यूस किया, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट फिनोमिना नहीं है प्रोडक्शन करना until it is consumed by the consumers. प्रोडक्शन प्रोसेस या साइकिल कंप्लीट होता है जब ये कंज्यूम होता है। फार्म पे आपने प्रोड्यूस किया, मे बी आपको ये कोई मार्केट ही नहीं मिल रहा है, कंज्यूमर नहीं मिल रहा है, डिमांड ही नहीं है आपके पास, आपने प्रोड्यूस किया तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ फेलियर। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग ह्यूज प्रोडक्शन आप उसको मार्केट नहीं कर पाए, यानी कि मार्केट से ही आपको प्रॉफिट आना है ना। तो जब आपने प्रोड्यूस अच्छे से किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट था कि उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसको मार्केट करना, ठीक है, सेल करना उसको, तो वो अगर अच्छे से नहीं होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। प्रोडक्शन प्रोसेस आज की डेट में कहते हैं कि वो कंप्लीट तब है जब आपने उसको प्रॉपरली मार्केट किया। इवन मार्केटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्शन नाउअडेज। आपने कोई भी चीज प्रोड्यूस की, किसी ने कम प्रोड्यूस की लेकिन उसको बेटर मार्केट कर रहे हैं तो वो ज्यादा पैसे कमा गया दैट ऑफ किसी ने अच्छे से प्रोड्यूस किया लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं की, ठीक है। तो ये एक मतलब
दो एस्पेक्ट हैं, दोनों एस्पेक्ट पे फोकस होना चाहिए कि प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो और किस तरह से कंज्यूमर तक ये पहुंचे। और इसके लिए भी मतलब हो सकता है कि लिंकेज आपको सजेस्ट किए जा सकें। जैसे एक लिंकेज है कि होटल इंडस्ट्री जो है डायरेक्टली उनको देना, ठीक है, या फिर यात्रीज आते हैं तो उनको वहाँ पे प्रोवाइड करना, या जैसे मैंने कहा ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेडिंग वर्ल्ड ओवर आप कोई भी कंज्यूमर की तरफ से डिमांड देख सकते हो तो उसको वहाँ मतलब उसकी डिमांड को फुलफिल करना, ठीक है। आजकल यू डोंट नीड ट्रांसपोर्ट इवन, आपको मतलब कहीं भी आपका प्रोडक्ट चाहे छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा हो वो पहुंच सकता है एंड यू कैन अर्न हैंडसम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। आजकल डेट में ये जो है ना कि हमारे पास जो लिमिटेशंस होती थी, हम ज्यादा लिमिटेशन की तरफ देखते थे, वो आजकल नहीं है। आपके टाइम में हमारे पास एक्सक्यूजेस कम है, ठीक है। मे बी हमारे हमसे पहले एक्सक्यूजेस काफी ज्यादा थे, लेकिन आपके टाइम में एक्सक्यूज काफी कम है। आपके मतलब ये सब काफी चेंज हुआ है सिनेरियो, प्रोडक्शन का सिनेरियो, मार्केटिंग का सिनेरियो। तो जस्ट आपको मतलब इनिशिएट करना है, ठीक है। तो ये था मेरा इसमें ओके, थैंक यू सर। हाँ बताओ। यस यस प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कॉमन मतलब लोकेशन पे दो बंदे मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट ऑन द सेम पेजेस कि वो एफपीओ में मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करे, ठीक है। ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है, वो किसी XYZ अमाउंट पे मशरूम बेच रहा है, सेकंड बंदा आ रहा है, ठीक है, देन देयर इज कंपटीशन ऑब्वियसली। फिर वो हो जाता है कि अगर वो 300 का बेच रहा है, मैं जी 275 का ही बेचूंगा, फिर मैं 250 का ही बेचूंगा, ठीक है। आपस में फिर वो अपने आप का ही नुकसान करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज द कंज्यूमर हु इज गेटिंग द बेनिफिट। यू आर बैंग ऑन दिस। यस सर। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये एक टेक्निकल पॉइंट आपने रेज किया है। ये एक्चुअली आजकल की डेट में हम वी कांट एक्सपेक्ट मोनोपोली। जो चीज मतलब मैं कर रहा हूँ कोई नहीं करना चाहिए। इवन क्योंकि कंपटीशन मींस कि प्रोड्यूसर को कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर इज ए कंज्यूमर ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइसेस इतने शूट अप हो जाएं क्योंकि आप ही कमाते हो। जैसे पहले कोई मतलब चीज होती थी, हम कहते थे टूथपेस्ट को कोलगेट कहते थे, क्योंकि टूथपेस्ट मतलब मेंट कोलगेट एट दैट टाइम। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। जो भी वो प्राइस टैग उसमें लगाएं वो मतलब ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे एज कम्पेयर ऑफ जो वो कॉस्ट लगाते थे, लेकिन उसमें कंज्यूमर को चॉइस नहीं थी, कंज्यूमर को फायदा नहीं था, ठीक। अब जो गवर्नमेंट है या इसकी एजेंसीज है या एज एन इंस्टीट्यूशन, वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ इंटरेस्ट ऑफ बोथ द स्टेक होल्डर्स, दैट इज कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। आजकल ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपकी मोनोपोली होगी। इवन ड्यूओपोली भी नहीं। जैसे आपने ड्यूओपोली की एग्जांपल दी कि दो हैं, ठीक है। अब दो क्या हो सकता है, दे कैन मोनोपोलाइज द सिचुएशन। आप उससे कॉम्पीट न करके आप एक कार्टेल बना लो, आप उसको अपने फोल्ड में ले लो कि हम क्यों कंज्यूमर को फायदा दे रहे हैं, क्यों ना हम आपस में ही मिलें और कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस फेच करें, ठीक है। लेकिन दो से ज्यादा जब होते हैं, 3, 4, 10, 20 जो आजकल की डेट में है, हर एक चीज में कंपटीशन है, उसी को हम कंपटीशन कहते हैं। तो इट ऑल्सो थ्रोज दिस अपॉर्चुनिटी एज वेल। जैसे मैं SWOT एनालिसिस की बात कर रहा था, कंपटीशन में अपॉर्चुनिटीज भी हैं। यू हैव टू बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब जैसे आप पैकिंग करते हो, यू आर पैकिंग इज समवट डिफरेंट, ठीक है। कोई हनी को कश्मीरी हनी लिख रहा है या सैफरन को कश्मीरी सैफरन, वो कश्मीरी सैफरन होता नहीं है, लेकिन दैट फेच मोर प्रॉफिट देन दैट ऑफ इरानियन सैफरन। इसी तरह से आपका प्रोडक्ट आप किस तरह से इसको लॉन्च कर रहे हो, आप किस तरह से उसको मार्केट कर रहे हो, तो यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। तो इसी तरह से कंपटीशन कितना है, दैट्स गुड फॉर कंज्यूमर्स, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर यू हैव टू बी स्लाइटली मतलब इनोवेटिव कि आप ज्यादा पैसे कमाते, या ये जरूरी नहीं है कि प्राइस टैग डिफरेंट रहेगा। प्राइस टैग कांट बी डिफरेंट इन द सेम लोकेलिटी, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आपका कंज्यूमर बेस वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर ऑफ योर राइवल। तो आपको राइवल से इस बारे में ये compete करना है कि आपसे ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करें एज कम्पेयर ऑफ हिम। सो यू हैव टू बी डिफरेंट ऑन दैट फ्रंट। तो ये डिफरेंशिएट कर सकता है।
Thank you, sir, for your profound knowledge on the production economics of the mushroom cultivation. We sincerely appreciate your time and expertise. Ladies and gentlemen, it's time for a well-deserved lunch break. Please enjoy your meals. First felicitation. Okay, sorry, sir. No, no. I would like to request Dr. Tanveer Ahmedwani to felicitate our guest with a memento and certificate.